कुछ ही हफ्तों बाद शू जुन ने अचानक जुफेन को शरद उत्सव में साथ चलने का निमंत्रण भेजा। पैराडाइज सिटी वाली मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। जुफेन जब भी उसे याद करती, हल्का सा भौहें चढ़ा लेती थी। लेकिन सच यह भी था कि वह उसके साथ अन्याय नहीं करता था। वह चिढ़ाने वाला था, हद से ज्यादा आत्मविश्वासी था। और कभी कभी बिल्कुल समझ से बाहर, फिर भी बुरा नहीं था। इसलिए बहुत सोचने के बाद उसने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आज जुफेन ने सादगी में सौंदर्य चुना। उसने सफेद रंग का सुघड़ वस्त्र पहना, जिसकी कमर पर चौड़ी लाल पेटी बंधी थी। कमर से हरे जेड की लटकन और लाल तावीज झूल रहे थे। बालों का आधा हिस्सा ऊपर बांधकर उनमें गहरे गुलाबी क्राइसेंथेमम का फूल लगाया गया था। आंखों और भौहों के किनारों पर हल्का लाल रंग उसकी उम्र में नई खिला हुआ यौवन जोड़ रहा था। आज उसने घूंघट नहीं पहना। अब समय आ गया था कि दुनिया धीरे धीरे उसका चेहरा याद रखना शुरू करे। जुफेन जानती थी कि यह केवल एक उत्सव यात्रा नहीं थी। कुछ ही समय बाद शू जुन फिर से सैन्य शिविरों की ओर लौट जाएगा और अगले बसंत के पास लौटेगा। इसी अभियान के बाद उसे द्वितीय श्रेणी के ड्यूक की उपाधि मिलने वाली थी। यदि इस जीवन में वह इतिहास बदलना चाहती थी, तो उसे अभी से उसके लिए समर्थन जुटाना होगा। यदि शू परिवार के पास पर्याप्त प्रभाव और समर्थक होते, तो शायद पिछले जीवन की तरह वे अचानक मिटा नहीं दिए जाते। इसलिए आज का यह मिलन सिर्फ निजी नहीं, राजनीतिक भी था। इस बार जुफेन के साथ कोई दासी या सेवक नहीं था। रथ में शू जुन पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसने गहरे नीले रंग का वस्त्र पहन रखा था, कमर पर मिलता जुलता पट्टा बंधा था। उसके लंबे काले बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे थे, जिन्हें सुनहरे मुकुट और पिन ने संभाल रखा था। रूप साधारण था, पर व्यक्तित्व ऐसा कि सादगी भी आदेश जैसी लगती थी। जुफेन भीतर आई और दोनों की नजरें एक पल को टकराईं। यशुजून की आंखें एक क्षण के लिए उसके ऊपर ठहर गईं। जुफेन ने भले ही कोई उग्र श्रृंगार न किया हो, लेकिन लाल कमरबंद उसकी देह की रेखाओं को और उभार रहा था। और सबसे बढ़कर, उसने घूंघट नहीं पहना था। पहले उसके चेहरे पर हल्की भ्रुकुटी आई, फिर अचानक उसकी नजर जुफेन के बालों में लगे क्राइसेंथेमम पर टिक गई और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी। जुफेन ने मन ही मन सोचा, यह आदमी सचमुच अजीब है। अभी ठंडा, अगले ही पल मुस्कुराता हुआ। आखिर इसके मन में चलता क्या है? जुफेन ने उसकी विचित्रता को नजरअंदाज किया और सीधे विषय पर आ गई। उसने शांत स्वर में पूछा कि आखिर उसने अचानक यह निमंत्रण क्यों भेजा। शूजुन ने बिना शर्म के उतनी ही सीधी आवाज में उत्तर दिया, यह जनरल कल चला जाएगा। जाने से पहले अपनी पत्नी को एक बार देख लेना चाहता था। उसके शब्द इतने सीधे थे कि यदि जुफेन उसे पहले से न जानती होती, तो शायद उन्हें सच्चे स्नेह का स्वीकार समझ बैठती। लेकिन वह जानती थी, यह आदमी आधा सच ऐसे बोलता है जैसे वह पूरा मजाक हो। जुफेन ने निर्विकार चेहरे से उत्तर दिया, कौन आपकी पत्नी? और आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे युद्धभूमि से जीवित लौटने का भरोसा ही न हो। यह एक हल्का ताना था, लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ अर्थ जुफेन ही जानती थी। पिछले जीवन की स्मृतियों में वह देख चुकी थी कि शूजुन जीवित लौटेगा, कम से कम अभी तो लौटेगा। शूजुन ने कुछ नहीं कहा। वह बस हल्की, अस्पष्ट मुस्कान के साथ उसे देखता रहा, जैसे उसने उसकी बात में छिपा कांटा महसूस कर लिया हो। फिर शूजुन ने पुराने दिनों की बात छेड़ दी। उसने कहा कि बचपन में वही जुफेन थी जो हर बार उसके पीछे पड़ जाती थी कि उसे बाहर घुमाने ले चले। जुफेन तुरंत चुप हो गई और उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वह सब बीत चुका है, अब उन बातों को क्यों उठाना? उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। शूजुन ने बस कंधे उचकाए, मानो उसके लिए अतीत को छेड़ना भी किसी खेल का हिस्सा हो। जुफेन ने आगे कुछ नहीं कहा। उत्सव स्थल पर पहुंचकर जैसे ही जुफेन उतरी, शूजुन ने उसका हाथ थाम लिया। जुफेन ने सहज प्रतिक्रिया में हाथ खींचना चाहा, पर उसने उसकी कलाई थोड़ी जोर से पकड़ ली। अगले ही पल जुफेन के होंठों से हल्की सी पीड़ा भरी आवाज निकली। उसकी गोरी कलाई पर लाल उंगलियों के निशान उभर आए थे। शूजुन तुरंत ठिठक गया। उसने भौहें सिकोड़ी और धीमे स्वर में कहा, तुम तो सच में बहुत नाजुक हो, जरा सा दबाव पड़ते ही निशान पड़ जाते हैं। जुफेन ने हाथ छुड़ाकर रगड़ते हुए कहा, नाजुक नहीं, आप ही बहुत ज्यादा बल लगाते हैं। इस बार शूजुन सचमुच हल्का सा हंसा और लगभग मान जाने वाले अंदाज में बोला, ठीक है, शाओ हुआ, मेरी गलती थी। फिर उसने फिर से हाथ बढ़ाया, मगर इस बार बहुत सावधानी से। चलो, हाथ पकड़ लो, कहीं भीड़ में खो गई तो? उसकी आवाज में छेड़छाड़ थी, लेकिन इस बार उसमें एक अनकहा स्नेह भी था। जुफेन ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे हाथ दे दिया। उन दोनों को साथ चलते देख आसपास लोगों का ध्यान तुरंत उनकी ओर खिंच गया। कुछ ने शूजुन को पहचान लिया, लेकिन जिसने सच में सबको स्तब्ध किया, वह था जुफेन का अनावृत चेहरा। जिन लोगों ने उसके बारे में अफवाहें फैलाई थीं कि प्रधानमंत्री की बेटी साधारण है, फीकी है, या शायद सुंदर ही नहीं, वे सब मानो उसी क्षण मूर्ख साबित हो गए। अब वे मन ही मन उसी झूठी बात को कोस रहे थे,
जिसने उन्हें इस अद्भुत युवती के प्रति सद्भाव दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। लेकिन शू जुन को भीड़ की दूसरी प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई। पुरुषों की लालची निगाहें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बिना कुछ कहे वह जुफेन को खींचकर पास के मुखौटों वाले स्टॉल पर ले गया। उसने उसके लिए सफेद लोमड़ी का मुखौटा चुना और अपने लिए काला। जुफेन के इनकार करने से पहले ही वह आगे बढ़ा और खुद उसके सिर के पीछे डोरी बांध दी। संतुष्ट होकर उसने सिर हिलाया। मुखौटे के पीछे जुफेन ने भौहें चढ़ाई। इतनी देर से सजने संवरने का क्या लाभ, यदि एक पल में चेहरा फिर छुपा दिया जाए। जुफेन की योजना स्पष्ट थी। वह चाहती थी कि आज लोग उन्हें एक स्नेही, सुंदर और संतुलित जोड़े की तरह देखें। इससे शूजुन की कठोर छवि नरम पड़ती और जनता का मन उसके पक्ष में होता। लेकिन शूजुन ने चेहरा ढककर जैसे उसकी आधी रणनीति बिगाड़ दी। सौभाग्य से भीड़ ने जल्दी ही पता लगा लिया कि मिलते जुलते लोमड़ी मुखौटे पहने यह जोड़ा और कोई नहीं बल्कि युवा सेनापति शूजुन और माननीय लेडी चेन जुफेन है। अब लोग और अधिक उत्सुक हो उठे। कुछ ही देर में उत्सव में यह खबर फैल गई कि कुख्यात युवा जनरल अपनी मंगेतर का हाथ थामे प्रेम से घूम रहा है। लोग दूर दूर से उन्हें देखने लगे। बाहर से वे एक मोहक, रहस्यमय जोड़े की तरह दिख रहे थे, मानो शूजुन झुककर अपनी प्रिय के कानों में मधुर बातें कह रहा हो। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वह बहुत धीमी, लगभग जानलेवा आवाज में पूछ रहा था, क्या यह सब तुमने जानबूझकर रचा है? जुफेन ने अपना मुखौटा थोड़ा ऊपर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखकर हल्के से हंसी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर शब्दों में नहीं। जुफेन नहीं समझी कि जनरल शू किस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। शूजुन की आंखों में एक पहचान भरी चमक उभरी। वह जान गया था कि वह जो कर रही है, सोच समझ कर रही है। उसने धीमे स्वर में कहा कि यह रास्ता खतरनाक है। जनता का समर्थन मिलने का अर्थ है सम्राट की शंका भी जागना। लेकिन जुफेन जानती थी, यदि जोखिम न लिया तो आने वाला विनाश नहीं रुकेगा। फिर उसने जानबूझकर एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने सिर हल्का झुकाकर मधुर स्वर में कहा, और अगर मैं सचमुच ऐसा कर रही हूं तो क्या हुआ, जुन गेगे। उसके इस उत्तर ने क्षण भर के लिए शू जुन को भी रोक दिया। अगले ही पल जुफेन ने मुखौटा फिर गिरा लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे पास के एक स्टॉल की ओर ले चली। यह खेल अब दोनों तरफ से खेला जा रहा था। चलते चलते शूजुन ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें मेरी परवाह है? उसका स्वर हल्का था, पर प्रश्न सच्चा। जुफेन एक पल को रुकी, फिर बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया। उसने कहा कि वह कोई गलतफहमी न पाले। आधे वर्ष बाद वह उससे विवाह करेगी, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा जुफेन की प्रतिष्ठा भी होगी। यदि वह संकट में पड़ता है तो असर उस पर भी पड़ेगा। वह केवल स्वार्थी हो रही है। उसके सीधे और निर्मम सच पर शूजुन हंस पड़ा। उसे यह बनावट रहित ईमानदारी विचित्र रूप से आश्वस्त करती थी। जुफेन ने उसी बात को पुरानी कसक से जोड़ा और हल्के व्यंग्य में याद दिलाया कि कम से कम अब उसे यह तो विश्वास हो गया होगा कि वह कोई चालाक औरत नहीं है। शूजुन ने शांत स्वर में कहा कि उसने कभी उसे वैसी स्त्रियों में नहीं गिना। हाँ, वह थोड़ी लोमड़ी जैसी जरूर है, पर ईर्ष्या से भरी साजिश और बुद्धिमानी से काम लेना दो अलग बातें हैं। यह सुनकर जुफेन के भीतर अनजानी सी प्रसन्नता उठी। उसने जीवन में अनगिनत मीठी बातें सुनी थीं, लेकिन न जाने क्यों शूजुन की सीधी प्रशंसा ज्यादा सच्ची लगी। थोड़े बेहतर मूड में आकर जुफेन उसे लालटेन वाले स्टॉल तक ले गई। उसने 2 कमल दीप खरीदे और फिर उसका हाथ पकड़कर नदी किनारे ले चली। नदी पहले से ही तैरती रोशनियों से भरी थी। पानी पर बहते दीप ऐसे लग रहे थे जैसे रात के अंधेरे में धरती पर तारों का झुंड उतर आया हो। उस दृश्य की सुंदरता देखकर जुफेन ने अपना मुखौटा थोड़ा ऊपर उठाया और कुछ क्षण बस चुपचाप उसे देखती रही। जुफेन ने मजाकिया आदेश दिया, इच्छा मांगिए। शूजुन ने आश्चर्यजनक गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह पूरी होती है? इस बार जुफेन का उत्तर बहुत शांत और गहरा था। उसने कहा कि लोग इच्छाएं इसलिए करते हैं ताकि अपने मन को सांत्वना दे सकें। यदि इच्छा पूरी हो जाए तो भाग्य की प्रशंसा करते हैं और ना हो तो उसी को दोष देते हैं। लेकिन यदि कोई इच्छा सच में पूरी करनी हो तो उसके लिए स्वयं परिश्रम करना पड़ता है, केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। शूजुन कुछ देर तक चुप रहा। वह उसकी बातों को सचमुच मन से सुन रहा था। जुफेन ने उसे इतना गंभीर देखकर हल्का सा धक्का दिया और पहली बार बहुत सच्ची मुस्कान के साथ बोली, यंग जनरल, इतना गंभीर मत हो जाइए। दीप बहाइए, इच्छा कीजिए और जब तक युवा हैं थोड़ा उत्सव का आनंद भी लीजिए। उस मुस्कान ने शूजुन को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखों के नीचे उभरते छोटे डिंपल और चेहरों के बीच की वह नरम रोशनी, कुछ था जो उसके भीतर बहुत शांत पर बहुत गहरा हिला गया। जुफेन ने अपना दीप जलाया और परंपरा निभाने के लिए आंखें बंद कर इच्छा मांगने लगी। वह चाहकर भी इन रस्मों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती थी, फिर भी उत्सव का आनंद लेने में उसे सुख था। शूजुन उसे देखता रहा। सामने खड़ी यह लड़की कभी निष्कलुष लगती थी, तो कभी उसके शब्द इतने अनुभवी होते थे कि लगता था उसने दुनिया का सबसे कड़वा चेहरा देख लिया है। ठीक उसी क्षण, कुछ जाने बिना, उसने अपना मुखौटा थोड़ा उठाया और झुककर जुफेन की बंद पलक पर बहुत हल्का सा चुंबन रख दिया। जुफेन एकदम चौंककर पीछे हट गई। उसकी आंखें फैल गईं और कुछ पल तक उसका मन समझ ही नहीं पाया कि अभी हुआ क्या है। सामने शूजुन पहले की तरह निर्विकार खड़ा था, मानो उसने कुछ असामान्य किया ही न हो। जुफेन का चेहरा गर्म हो उठा।
उसने गुस्से में उसे डांटा कि इस तरह का साहस अनुचित है। स्त्री और पुरुष के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, शूजुन अचानक एक कदम और आगे बढ़ आया। जुफेन भी अनायास 2-3 कदम पीछे सरक गई। आखिरकार जुफेन ने नजरें फेर लीं और विषय बदलने के लिए उसके हाथ में पकड़े कमल दीप की ओर इशारा करके कहा कि वह जल्दी से दीप बहाए और इच्छा मांगे, ताकि वे घर लौट सकें। शूजुन ने उसी स्थिर स्वर में उत्तर दिया, मेरी इच्छा तो पहले ही पूरी होने लगी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें समय पर घर पहुंचा दूंगा। जुफेन उसके शब्दों का अर्थ समझना नहीं चाहती थी। वह अभी भी उसकी अजीब हरकतों से विचलित थी। दोनों दीप नदी में बाकी सैकड़ों दीपों के साथ बहते चले गए। वापसी के रथ में दोनों लगभग पूरे रास्ते चुप रहे। जब जुफेन अपने निवास पर उतरी तो शूजुन तब तक रुका रहा जब तक उसने उसे सुरक्षित भीतर जाते नहीं देख लिया। लेकिन उस रात जुफेन का मन असामान्य रूप से अशांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शूजुन के प्रति वह क्या महसूस कर रही है। वह उससे चिढ़ती थी, यह तो स्पष्ट था। फिर भी आज उसके हृदय ने हल्की कंपन क्यों महसूस की। उसने स्वयं को कठोर किया। वह किसी दूसरे पुरुष को अपने मन पर अधिकार नहीं करने देगी। वह दोबारा अपना हृदय सौंपकर उसे चूर चूर नहीं होने देगी, कभी नहीं। फिर भी मन के किसी कोने से एक धीमी आवाज आई, लेकिन वही ये फैंग नहीं है। जुफेन ने सफेद लोमड़ी मुखौटे को आखिरी बार देखा, फिर उसे एक संदूक में सावधानी से रख दिया, जैसे वह केवल एक मुखौटा नहीं, बल्कि उस रात की उलझी हुई स्मृति भी बंद कर रही हो। उसने शाओरू को गर्म स्नान तैयार करने को कहा और बाकी विचारों के साथ अपने वस्त्र भी उतार फेंके। लेकिन मुखौटा संदूक में चला गया। यह आवश्यक नहीं कि उसके भीतर उठी हलचल भी साथ ही बंद हो गई हो। जैसा जुफेन ने सोचा था, शरद उत्सव के बाद पूरे नगर में नई चर्चा बस उन्हीं दोनों की थी। लोग कह रहे थे कि यंग जनरल शूजुन और लेडी चेन जुफेन कितने स्नेही दिखते हैं, कैसे उन्होंने 7 दीप बहाए, कैसे वह अपने मंगेतर का हाथ थामे पूरे उत्सव में घूमता रहा। जो लोग पहले दोनों का उपहास करते थे, वही अब प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। जनता का मन बदल चुका था। अब शूजुन केवल एक क्रूर सेनानी नहीं, बल्कि अपने देश के लिए लड़ने वाला युवा नायक भी दिखने लगा था। उसके बाद जुफेन का दैनिक जीवन फिर से उसी कठोर लय में लौट आया। सोना, खाना, अभ्यास करना, फिर सोना। दिन लगभग एक जैसे थे, जब तक शाही परिवार की ओर से शीतकालीन राजभोज का निमंत्रण नहीं आया। तीसरी श्रेणी या उससे ऊपर के सभी कुलों को उपस्थित होना था। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए जुफेन और उसके पिता चेनची ने निमंत्रण स्वीकार किया। यह केवल एक भोज नहीं था, महल फिर से उन स्मृतियों का द्वार बनने वाला था, जिनसे जुफेन दूर रहना चाहती थी। जब शू परिवार को इस भोज का समाचार मिला, तो मैडम वेयुन ने तुरंत जुफेन के लिए विशेष पोशाक तैयार करवाई। हरे रंग का एक सुंदर वस्त्र, जिस पर सुनहरे धागों से फीनिक्स और क्राइसेंथेमम काढ़े गए थे। साथ में मेल खाते आभूषण, लटकने और मीठे फल भी भेजे गए। यह देख जुफेन का मन अनायास गर्म हो उठा। जिसने कभी माँ का स्नेह नहीं जाना हो, उसके लिए ऐसे छोटे छोटे हावभाव भी असाधारण होते हैं। वह मुस्कुराना चाहती थी, मगर मुस्कान को भीतर ही रोके रही। भोज के दिन सुबह सुबह जुफेन ने सुगंधित स्नान किया और वही हरा वस्त्र पहना। यह रंग सामान्य नहीं था, लेकिन उसके ऊपर असामान्य रूप से सुंदर लग रहा था। इससे उसका चेहरा और परिपक्व और भी निखरा हुआ दिखाई दे रहा था। बालों को संवारना सबसे कठिन भाग था। श्याओरू ने बहुत धैर्य से उन्हें बांधा, जेड पिन लगाए, सुनहरी सुइयों से झूलते आभूषण सजाए। त्वचा पर ऑस्मेंथस तेल की पतली परत, आंखों के चारों ओर हल्की लाल छाया और होठों पर बस हल्की चमक। जुफेन तैयार थी, शांत, ठंडी और अनुपम। महल पहुंचकर जुफेन और उसके पिता ने औपचारिक प्रणाम किया और अपने निर्धारित स्थानों पर जा बैठे। जुफेन की सीट उसके पिता के पीछे थी, ताकि वह भीड़ की सीधी दृष्टि से कुछ दूर रहे। लेकिन इससे निगाहें रुक नहीं गईं। लगभग 2 वर्षों में वह एक किशोरी से पूर्ण युवती बन चुकी थी। उसके चेहरे पर अब एक ठंडा, संयत सौंदर्य था, जिसने कई पुरुषों की उत्सुकता जगा दी। चेनची को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिर उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी, जब जुफेन ने ताजी हवा लेने बाहर जाने की बात कही। जुफेन शोरगुल से दूर निकलकर महल के एक परिचित हिस्से में पहुंची। तालाब के पास बना वह शांत मंडप, जहां बहुत कम लोग आते थे। यही वह जगह थी जहां पिछले जीवन में वह अक्सर चुपचाप बैठकर अपने आंसू बहाया करती थी। वही आसन, वही आकाश, वही रात। उसने ऊपर तारों को देखा और हल्की हंसी आई। कितना मूर्ख था उसका पुराना स्वरूप, जिसने इतनी सुंदर जगह को भी अपने दुख की छाया से भर दिया था। तभी एक मधुर, आकर्षक स्त्री स्वर ने उसकी तंद्रा तोड़ी। तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों लगती हैं? जुफेन ने बिना घबराए मुड़कर देखा। उसके सामने नीले वस्त्रों में एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। लहराते काले बाल, दूध जैसी साफ त्वचा, मोहक आंखें और गहरे लाल होंठ। वह थी झाओ बाई लान, ये राज्य की 4 प्रसिद्ध सुंदरियों में से एक। उसके माता पिता उसकी रक्षा करते हुए मारे गए थे और बाद में उपपत्नी लिन ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया था। उसके सौंदर्य जितनी ही प्रसिद्ध, उसकी शांत उदासी भी थी। जुफेन ने सीधे उत्तर देने के बजाय आकाश की ओर देखते हुए धीमे से एक छोटी कविता सुनाई। आकाश एक अनंत विस्तार, और तारे मृत आत्माओं की तरह, जो बिखर कर फिर मिलने आते हैं। उसकी आवाज में नाटक नहीं था,
केवल थका हुआ सत्य था। बाईलान की आंखें अचानक फैल गईं, फिर उनमें भी वही उदासी उतर आई। वह चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर भी उस साझा मौन में बहुत कुछ कह दिया गया। दोनों बहुत देर तक वहीं बैठी रहीं। फिर आधी रात का संकेत देने वाली घंटी बजी। राजभोज का अंतिम प्रदर्शन आरंभ होने वाला था और जुफेन उसे छोड़ नहीं सकती थी। जाने से पहले बाईलान ने उसे पुकारा, चेन जुफेन, यदि हम फिर मिले तो मित्र बनेंगे। जुफेन ने उसकी ओर देखा और एक हल्की, लगभग असहाय मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, जाओ बाईलान, फिर मिलेंगे तो मित्र बनेंगे। शायद इस जीवन में उसे सचमुच एक सच्चा खजाना मिल गया था। भोज के अंत में सम्राट ने अचानक अंतिम प्रस्तुति के लिए किसी युवती का नाम सुझाने को कहा। कई अविवाहित कन्याओं की आंखें चमक उठी। महारानी ने तुरंत लीरान का नाम लिया, जो जिथर बजाने में निपुण थी। लगता था अवसर उसी के हाथ जाएगा। तभी तीसरे राजकुमार ये युवान ने हंसते हुए कहा कि यदि उन्हें ठीक याद है तो प्रधानमंत्री की पुत्री चेन जुफेन ने 2 वर्ष पहले जिथर बहुत सुंदर बजाया था। जुफेन के मुंह में रखा तरबूज केक लगभग गले में अटक गया। वह भीतर ही भीतर उस राजकुमार को कोस उठी। उसे बस घर जाना था, मंच पर नहीं बैठना था। इसके बाद छठे राजकुमार ये झेंग ने भी उसके पक्ष में बात की और फिर स्वयं ये फेंग ने शांत स्वर में कहा कि वह भी लेडी चेन की वीणा फिर सुनना चाहेगा। सम्राट ने पुराने वसंत समारोह को याद किया और मुस्कुराकर आदेश नहीं, पर उससे कम भी नहीं, ऐसा निवेदन कर दिया। महारानी की आंखों में दबा हुआ असंतोष चमक गया और लीरान के चेहरे पर ईर्ष्या का रंग उतर आया। जुफेन मन ही मन इस पूरे शाही परिवार पर झुंझलाई, जिन्हें चैन से बैठने नहीं देना, मानो वही उनका प्रिय खेल हो। आखिरकार जुफेन उठी और विनम्रता से प्रणाम कर मंच की ओर बढ़ी। उसके सामने एक विलक्षण काली जिथर रखी थी, जिसे किसी महान कारीगर ने बनाया था। उसने गहरी सांस ली, उंगलियां तारों पर रखीं और फिर बजाना शुरू किया। पहली ही धुन के साथ पूरा सभागार जैसे थम गया। वह संगीत मधुर था, सम्मोहक था और इतना सजीव कि सुनने वाले पल भर को अपने मन के भीतर खिंचते चले गए। जो उससे ईर्ष्या करते थे, वे भी उस संगीत के जाल से बाहर नहीं रह सके। ये फेंग पूरे समय उसे देखता रहा। उसे स्वयं भी आश्चर्य हो रहा था कि जुफेन इतनी निपुण कब बन गई। उसने उसे केवल जिज्ञासा में चुना था, पर जो सामने था वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था और यही बात उसके भीतर एक हल्की कड़वाहट भी जगा रही थी। जुफेन की आंखों में कोई याचना नहीं थी, कोई उत्सुकता नहीं थी, मानो उसे इस सभा में उपस्थित किसी व्यक्ति की मान्यता की आवश्यकता ही न हो, विशेष रूप से उसकी नहीं। जब अंतिम स्वर थमा तो सबसे पहले स्वयं सम्राट ने ताली बजाई। फिर पूरा सभागार प्रशंसा में गूंज उठा। सम्राट अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने न केवल उसकी प्रशंसा की, बल्कि आदेश दिया कि वही दुर्लभ जिथर उसे उपहार में दे दी जाए। महारानी का चेहरा तुरंत उतर गया। वह जिथर पूर्व सम्राट की ओर से मिली थी और अत्यंत मूल्यवान मानी जाती थी, लेकिन सम्राट ने साफ कहा कि ऐसा उत्कृष्ट वाद्य उसी के योग्य है जिसके भीतर उसे जीवंत करने की प्रतिभा हो। लीरान की आंखों में उस क्षण जलन, अपमान और क्रोध की मिश्रित आग भड़क उठी। उसकी दृष्टि जुफेन पर खंजर की तरह जा अटकी। उसे लग रहा था मानो जुफेन ने उसका अवसर, उसका गौरव और शायद उसके मन के प्रिय पुरुष की नजर तक छीन ली हो। लेकिन जुफेन ने उन जलती निगाहों की ओर देखा तक नहीं। उसने मुस्कुराकर सम्राट को धन्यवाद दिया और भीतर ही भीतर प्रसन्न हो उठी। इस रात का यह लाभ उसकी अपेक्षा से कहीं बड़ा था। उस रात घर पहुंचते पहुंचते जुफेन इतनी थक चुकी थी कि दुर्लभ जिथर के बारे में दोबारा सोचने का समय भी नहीं मिला। वह लगभग तुरंत ही सो गई। इसके बाद समय रेत की तरह उंगलियों से फिसलता चला गया। इन दिनों जुफेन और बाईलान की मित्रता गहरी होती गई। कभी वे घंटों बातें करती, कभी साथ बैठकर चुप रहती, कभी रंगमंच देखती, कभी गीत, कभी तारों को, कभी बस एक ही स्थान पर साथ सो जाती। जुफेन को महसूस होने लगा था कि शायद इस जीवन में उसे सचमुच एक सच्ची मित्र मिल गई है। गुमेयुए ने इस नई मित्रता को भी एक अवसर की तरह देखा। उसने सोचा कि यदि वह बाईलान की कृपा पा ले तो उसके लिए एक और सीढ़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन बाईलान वैसी नहीं थी जैसी जुफेन कभी हुआ करती थी। उसने पहली ही मुलाकातों में मेयुए की झूठी मुस्कान और छिपे स्वार्थ को पहचान लिया। परिणाम यह हुआ कि वह उससे ऐसे बचने लगी जैसे किसी संक्रामक रोग से बचा जाता है। एक दिन झुंझलाकर उसने जुफेन से पूछा, तुम अब भी उस लड़की को क्यों सहती हो? जुफेन ने आंखें नीची की और बहुत कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यदि मैं कहूं कि लगभग 1.5 वर्ष बाद एक बहुत मनोरंजक तमाशा देखने को मिलेगा तो क्या तुम आओगी? उसके शब्दों की क्रूरता और चेहरे की शांति में ऐसा विरोध था कि बाई लान की आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। उसने उत्साह में भौहें हिलाईं और लगभग हंसते हुए कहा कि नहीं, अभी कुछ मत बताना। वह सब अपनी आंखों से देखना चाहती है। जुफेन हंस पड़ी। दोनों की नजरें मिली और उस एक क्षण में मानो दोनों ने एक ही रहस्य साझा कर लिया। शायद इस जीवन का दूसरा बड़ा खजाना यही था, एक ऐसी मित्र जो उसके अंधेरे हास्य को भी समझ सके।